आज पीएम मोदी का 71वां जन्मदिन, भाजपा चलाएगी सेवा और समर्पण अभियान। पीएम के जन्मदिन पर मनेगा राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस, यूथ कांग्रेस मनाएगी बेरोजगार दिवस। नए कृषि कानूनों को लागू हुए आज पूरा हुआ 1 साल, आम आदमी पार्टी विरोध में मनाएगी काला दिवस। फरीदाबाद में मेट्रो हॉस्पिटल से बियर पार्टी का वीडियो वायरल, विचाराधीन कैदी अनिल जिंदल का वीडियो वायरल, पुलिस ने मांगे जांच के लिए आदेश। मुरादाबाद में ड्रग्स विभाग की छापेमारी, टीम ने नकली दवाइयों का जखीरा पकड़ा, भारी मात्रा में नकली दवाइयों की बरामदगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। प्राइम टीवी देख रहे हैं आप। रुक करते हैं खबरों की ओर। पंजाब की मुख्य विपक्षी पार्टी आप केंद्र के 3 कृषि कानूनों के लागू होने के 1 साल पूरा होने पर आज काला दिवस मनाएगी। आम आदमी पार्टी कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य भर में कैंडल मार्च भी निकालेगी। ये एक बयान में आपके विधायक कुलतार सिंह संधवान ने कहा है कि देश भर में काले कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों में रोष है। उन्होंने कहा कि इन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि 17 सितंबर 2020 को संसद में 3 काले कृषि विधेयक पारित हुए, इसलिए 17 सितंबर को काला दिवस मनाया जा रहा है। शिरोमणि अकाली दल भी 17 सितंबर को काला दिवस के रूप में मना रहा है। इसके अलावा शियत कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज से संसद भवन तक मार्च की योजना बनाई है। भारतीय किसान यूनियन के बीते कई महीनों से दिल्ली से लगे हुए गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पूरे विरोध प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत की बड़ी भूमिका है। तो आज महत्वपूर्ण दिन है, आज पीएम मोदी का जन्मदिन भी है, साथ ही तीनों नए कृषि कानूनों को भी 1 साल पूरा हो गया है। आपको बता दें कि इसी अवसर पर आज आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल काला दिवस मना रहे हैं और काले दिवस मनाने के साथ ही कई योजनाएं हैं। 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो रहा है जब से तीनों नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन जारी है। कई तरह से किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध कई बार दर्ज करा चुके हैं, कभी शांति से तो कभी आक्रोश में विरोध अपना जता रहे हैं किसान। तो वहीं इसमें सबसे अहम भूमिका निभाने वाले किसान नेता राकेश टिकैत रहे हैं और आज आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, दोनों ही पार्टियां काले कृषि कानून के खिलाफ किसानों में रोष व्याप्त है, ये कहा गया है और आज काला दिवस मना रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ अश्विनी जुड़ चुके हैं लाइव। अश्विनी, जिस तरह से आज महत्वपूर्ण दिन है, काला दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? इसके पीछे क्या वजह बताना चाहेंगे आप? कृषि कानूनों को पारित हुए आज 1 साल पूरा हो गया। आज के दिन ही 17 सितंबर 2020 को 3 कृषि कानून पारित किए गए थे। आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे भी है और उनके जन्मदिन के अवसर पर किसान उन काले कृषि कानूनों के विरोध में आज काला दिवस मना रहे हैं, जिसमें शिरोमणि अकाली दल के द्वारा ब्लैक फ्राइडे प्रोटेस्ट मार्च का आयोजन भी किया गया। दिल्ली के कुछ इलाकों में 144 को भी लागू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में किसान इसको काले दिवस के रूप में मनाएंगे। आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो भी आज कृषि कानूनों के विरोध को काले दिवस के रूप में मनाएंगे। जी अश्विनी, सीमाओं के क्या हाल है? जिस सीमा से ये मार्च निकलेगा तो उन सीमाओं पे किस तरह की पहरेबंदी है?
जब बता दें कि कई जगह जहां पे पुलिस को आशंका है कि विरोध प्रदर्शन हो सकता है, ज्यादा उग्र हो सकता है, वहां पर 144 लगा दी गई है, भारी पुलिस बल तैनात है और किसानों से लगातार पुलिस के अधिकारी बातचीत भी कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से इस दिवस को मनाया जाए। तो आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है, तो उस कारण जो है कहीं पर दंगा ना हो सके या शांतिपूर्ण ढंग से इसको मनाया जाए, इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से भी तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और कई जगह पे 144 भी लागू की गई है। अश्विनी, आज पीएम का जन्मदिन है और इस मौके पर बीजेपी सेवा और समर्पण अभियान चला रही है, तो क्या इस सेवा और समर्पण अभियान में किसानों को भूल गई है बीजेपी? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं किसानों को नजरअंदाज किया जा रहा है क्योंकि किसानों की समस्याओं का अब तक समाधान नहीं हो चुका है। पिछले एक साल से किसान आंदोलन पर हैं, कई किसानों की मृत्यु भी हो गई उस आंदोलन के दौरान और अब तक किसानों की बैठकें, किसानों का धरना जारी है, लेकिन अब तक किसी कानूनों में सुधार नहीं हो सका है, उसमें कोई संशोधन नहीं हो सका है, जिसके कारण किसान भी अभी भी असंतुष्ट हैं और आने वाला उत्तर प्रदेश का चुनाव भी जो है किसानों का विरोध में खासा असर देखने को मिलेगा विधानसभा चुनाव पर भी। अश्विनी, जहां तक खबरें सामने आ रही हैं, आज किसानों को भी अपने कार्यक्रम में सम्मिलित जोड़ेंगी बीजेपी, लेकिन इस कार्यक्रम में जो किसान जुड़ रहे हैं वो किसान अलग बताए जा रहे हैं और जो जिनमें रोष व्याप्त है वो किसान अलग बताए जा रहे हैं। तो इन दोनों किसानों में क्या अंतर है? जब कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर किसानों ने कृषि बिल को समर्थन दे दिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह ऐसे हैं, बहुत सारे दल ऐसे हैं जिन्होंने कृषि कानून को समर्थन नहीं दिया है, अभी भी उसका विरोध कर रहे हैं। कई जगह प्रोटेस्ट भी हो रहा है और अभी तक बैठकों अश्विनी, आपको यहाँ रोकेंगे क्योंकि हमारे साथ किसान नेता धर्मेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज काला दिवस मनाया जा रहा है, आज ही एक साल पूरा हुआ है कृषि कानून को और साथ ही आज पीएम मोदी का जन्मदिन भी है, तो क्या खास कार्यक्रम है आज के? देखिए, हम लोग आज एक साल पूरे हो रहे हैं काले कानून की, इसलिए हम लोग सभी लोग भारत के जितने भी किसान हैं सब काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। लेकिन अब मोदी सरकार को अपना जन्मदिन है, लेकिन जो किसान परेशान है भारत का 80% उसकी तरफ, उसकी हड्डियों पे कबड्डी खेलने का काम कर रहा है आज इनका ये जन्मदिन। लेकिन भारत का किसान अब जाग चुका है और पूरी तरह से गांव-गांव तक आंदोलन का चर्चा हो गई है। सब समझ गए हैं कि कौन सही है कौन गलत है और ये आंदोलन अब बहुत तेजी से शुरू होगा और इसका जवाब आने वाले समय में मोदी सरकार को भी मिल जाएगा। जी धर्मेंद्र जी, आज कुछ किसानों का भी सम्मानित किया जाएगा, उनको भी अपने कार्यक्रम में बुलाएगी बीजेपी, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये कुछ चाटुकार होते हैं, जो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो सरकार की नीतियों में चलते हैं अपने कुछ चंद फायदे के लिए, है ना। ऐसे किसानों को हम बहिष्कार करते हैं, वो उनके ही किसान हैं जिनको पब्लिक को दिखाना चाहते हैं, लेकिन जो असली किसान हैं जमीन पे वो सब जान रहा है और वो इनसे कोसों दूर है और आगे भी दूर रहेगा इनसे, इनके पास आने वाला नहीं है। हो गया है इस प्रदर्शन को चलते हुए, तो आगे की क्या तैयारियां हैं? आगे की तैयारी, हमारा ये आंदोलन अभी 27 तारीख को भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं हम लोग। हम कोशिश करेंगे पूरा भारत बंद हो 27 को और हम अपनी ताकत दिखाएं और इसके आगे हमारी पंचायतें मंडल वाइज, जिले वाइज और तहसील वाइज हमारी पंचायतें होंगी। हर किसान आंदोलन इनके लिए तैयार है और हम सरकार को आने वाले समय में हम अपना जवाब देंगे चुनाव के माध्यम से। जी धर्मेंद्र जी, पहले भी भारत बंद का आह्वान किया गया था लेकिन कुछ खासा असर देखने को नहीं मिला था, तो इस बार के लिए क्या कुछ अलग तैयारियां हैं? हाँ, इस बार अलग तैयारी है और मंडल और जिले और तहसील वाइज हम लोग काम कर रहे हैं निरंतर। हमारे जो संगठन है, हमारे उत्तर प्रदेश के भी 85 संगठन संयुक्त मोर्चा में जुड़ चुके हैं और सभी अपने अपने मंडल और तहसील और जिले में काम कर रहे हैं। आपको अच्छा भारत बंद देखने को मिलेगा आने वाली 27 सितंबर को। धर्मेंद्र जी, 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में काफी विपक्षी पार्टियां भी हैं और आज आम आदमी पार्टी और अकाली दल भी काला दिवस मना रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पे? नहीं, देखिए, जो हमारे साथ हम लोग एक जो अधिकारी न्यायी है, ठीक है, वही हमारा भाई है, जैसे हम प्रशासन के लिए कहते हैं। तो जो भी पार्टियां हम लोग का सहयोग कर रही हैं, हम उनका धन्यवाद देते हैं और हम ये चाहेंगे कि सरकार को भी अब चेतना चाहिए, क्योंकि एक साल हो गया किसान दिल्ली बॉर्डर के चारों तरफ में बैठा हुआ, 600 से ज्यादा किसान हमारा शहीद हो गया, लेकिन सरकार बिल्कुल भी संज्ञान, कुछ पूंजीपतियों को फायदे के लिए सरकार किसानों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य, हमारे देश के किसानों का दुर्भाग्य है। लेकिन जो हमारे साथ हैं हम उनका सम्मान करते हैं और हम अपनी लड़ाई अपने अराजनैतिक तरीके से हम लड़ते रहेंगे और हम अपनी वोट के ताकत से हम अपनी ताकत को इनको दिखाएंगे।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पे हमारे साथ किसान नेता धर्मेंद्र सिंह जुड़े हुए थे। तो साफ तौर पे उन्होंने विपक्षी पार्टियों के किसानों के समर्थन में है उनका धन्यवाद किया है किसान नेता ने, और साथ ही किसान नेता ने कहा कि आने वाली 27 तारीख को भारत बंद का योजना बनाई जा रही है। भारत बंद की जो योजना, साथ ही कई पंचायतों का आयोजन भी किया जाएगा जिसमें अपने इस प्रदर्शन को और तेज करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले किसान कई राज्यों में जाकर और कई जिलों में जाकर अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर चुके हैं, और इससे पहले भी कई बार उन्होंने कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया, पंचायतों का आयोजन किया, भारत बंद का आह्वान किया और जनता के बीच पहुंचकर अपनी योजनाओं को भी बताया, और तीनों नए कृषि कानूनों के बारे में भी बात की है किसानों ने। तो किसान पहले भी 3 नए कृषि कानूनों के बारे में जनता के बीच, छोटे किसानों के बीच पहुंचकर बात कर चुके हैं। उससे होने वाले नुकसान के बारे में भी छोटे किसानों को बता चुके हैं। और हमारे साथ एक बार फिर से लाइव अश्विनी जुड़ चुके हैं। अश्विनी, जिस तरह से किसान नेता ने विपक्ष का धन्यवाद किया है और साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले 27 तारीख को भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं, तो इस बार क्या कुछ अलग देखने को मिल सकता है? अश्विनी, आपको आवाज आ रही है? अश्विनी, जिस तरह से किसानों की तरफ से बताया जा रहा है कि 27 तारीख को आह्वान किया जाएगा भारत बंद का, उससे पहले भी आह्वान किया गया था लेकिन कुछ खास असर देखने को नहीं मिला था, लेकिन इस बार जो आह्वान किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि इसमें कुछ अलग होगा, खास होगा और इस बार असर भी देखने को मिलेगा। तो हमारा संपर्क टूट गया है अश्विनी से, और आपको बता दें कि किसान नेता हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने जानकारी दी है कि आने वाली 27 तारीख को भारत बंद का आयोजन कर रहे हैं, पंचायतों का आयोजन करेंगे और अपने कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश में किसान यूनियन लगा हुआ है। राकेश टिकैत भी अब इसमें बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और साथ ही कई योजनाएं बना रहे हैं जिससे सरकार को जगा सके, उनको बता सके कि तीनों नए कृषि कानून किसान नहीं चाहते हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं और चाहते हैं कि इसे वापस लिया जाए। कानपुर देहात के अमरोधा नगर पंचायत का कार्यक्रम का पूरा मामला है, जहां पर एक बार फिर से नगर पंचायत कार्यालय अखाड़ा बना हुआ है। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिभा गौतम और अधिशासी अधिकारी पंकज सिंह की आपसी तकरार की वजह से एक बार फिर से नगर पंचायत अखाड़ा बन गया है, जहां पर वार्ड संवाददाताओं की बोर्ड मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिभा गौतम की उपस्थिति हुई थी। वहीं इस मौके पर दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। नगर पंचायत अध्यक्ष ने बाबू से रजिस्टर छुड़ाकर उसमें अधिशासी अधिकारी की गुंडागर्दी लिख दी और बोर्ड मीटिंग छोड़कर अपने चैम्बर में बैठ गई। वहीं वहां से डायल 112 पुलिस को सूचना देकर अधिशासी अधिकारी और कुछ कर्मचारियों के खिलाफ छेड़छाड़ समेत कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। मामला पंजीकृत होने के बाद सभी वार्ड संवाददाताओं ने और कार्यालय के कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार किया और जिलाधिकारी कार्यालय के लिए रवाना हो गए। मामला जो है, नगर पंचायत में कल बोर्ड मीटिंग थी। बोर्ड मीटिंग जैसी स्टार्ट हुई 10 मिनट के बाद में चेयरमैन साहबा बार बार फ़ोन पे अपने पति से बात कर रही थी, तो और सभासद लोग बाद में पूछ रहे थे कि एक वर्ष से मीटिंग क्यों नहीं हुई। उनका जवाब ये था कोरोना काल चल रहा था इसलिए नहीं हुआ। तो सदन में 3 साल से कोरोना काल चलता रहा, इसलिए सदन में मीटिंगें नहीं हुई। 3 साल में 2 मीटिंगें हुई हैं और मीटिंग के बारे में सभासद पूछ रहे थे। अध्यक्ष महोदय ने बाबू से रजिस्टर छीन के उसमें लिख दिया कि योगी गुंडागर्दी का मीटिंग स्थगित की जाती है। इसके बाद सारे सभासदों ने एक एप्लीकेशन लिखी, वहाँ किसी तरीके मीटिंग का कोरम पूरा करने के बाद नीचे उतर के आ गए। मैडम अपने ऑफिस में आ गई, उसके बाद अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बना करके और कहने लगी हमें छेड़ा है मेंबरों ने, तो 100 नंबर कॉल कर दी, जबकि पुलिस ऑफिस के ऊपर ही रहती है। मौके पे ऑफिस में मौजूद थी पुलिस। फरीदाबाद की मेट्रो हॉस्पिटल में विचाराधीन कैदी अनिल जिंदल SRS ग्रुप के चेयरमैन हैं, जिनका बियर पार्टी करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ मेट्रो हॉस्पिटल ने फोन पर अपनी सफाई देते हुए कहा कि ये वीडियो 4 महीने पुराना है
और ये आउटसोर्स किए गए अप्लाई के द्वारा उसे नौकरी से निकाले जाने के बाद वायरल किया गया है, जो उस समय मेट्रो हॉस्पिटल प्रबंधन के संज्ञान में नहीं आया था। ये जो कैदी हैं ये विचाराधीन कैदी हैं और ये मेट्रो हॉस्पिटल का जो वीडियो वायरल हो रहा है मेट्रो हॉस्पिटल का है। इसमें सीपी साहब के संज्ञान में आया है ये, उसके बाद उन्होंने इसके तुरंत जांच के निर्देश दे दिए हैं। एसीपी क्राइम द्वारा जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट जल्द आने के बाद जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कानून अनुसार। अलीगढ़ में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, जिसमें एक भाई ने अपनी बहन की गला घोंटकर हत्या कर दी थी और शव को जला दिया गया था। हत्या के बाद भाई ने थाने में प्रेमी के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया था। जब इस मामले में पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी भाई ने अपनी बहन की हत्या करने का जुर्म कबूल लिया। वहीं सगी बहन की इस हत्या में आरोपी ने अपने मामा और चाचा के लड़के को भी शामिल किया था। आरोपी भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 अन्य आरोपी पुलिस की पकड़ से फरार है। घटना थाना बरला के टिकरा इलाके की बताई जा रही है। देखिए, थाना बरला पे एक ये मुकदमा लिखा गया था, जिसमें परिवारजनों ने ये बताया था कि एक लड़की है वो गायब हो गई है और कुछ लोग के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें पुलिस ने जब जांच की और उस लड़की के परिवारजनों से भी हमने पूछताछ की तो इसमें ये बात निकल के आई कि उसके खुद के भाई ने और एक दो अन्य रिश्तेदारों ने मिलकर ही उस लड़की की पहले हत्या की और फिर उसको वहाँ पास ही घर के पास ही उसको गाड़ दिया था ज़मीन में। तो जब ये बातें प्रकाश में आई तो हमने अपनी वहाँ पे मौके पे जाके जांच की और फील्ड यूनिट और फोरेंसिक की टीम ने पहुंचकर वहाँ पर उस लड़की के जो बॉडी के अवशेष हैं। ताजनगरी आगरा के थाना डौकी क्षेत्र के ग्राम जमुनी में संदिग्ध परिस्थिति में एक 35 साल के किसान की मौत हो गई। बता दें कि आगरा के ग्राम जमुनी निवासी किसान खेतों पर पानी लगाने जा रहा था, तभी उसने अपने गांव के ही एक घर से अवैध तरीके से बिकने वाली शराब खरीद कर पी और शराब पीने के बाद वो खेतों से अपने घर पर लौटा तो परिजनों के मुताबिक उसने कम दिखाई देने की बात कही। इसके बाद वो सो गया। जब वो सोकर उठा तो उसे खून की उल्टियां आने लगी। परिजन उसे लेकर नदोता में एक निजी चिकित्सालय के पास गए। वहीं चिकित्सक ने उसे गंभीर हालत देखकर आगरा रेफर कर दिया। आगरा ले जाते समय किसान की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्राधिकारी सत्यनारायण और एसओ डॉकी शेर सिंह मय फोर्स मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं पुलिस के मुताबिक मृतक के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है और रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये सर ये हुआ था कि मतलब ये दारू पी के आए थे, पानी लगा के गए थे, वहाँ से चले गए थे दारू लेने। हमारे भाई उनका नाम है श्री कृष्ण। सुबह यहाँ पर चले गए, ठेका पर किसी ने लाते हुए देखे है जी, तो इन पे खेत पे आके पिए। फिर एक टिया से और लेके दारू आई है जी। एक गांव में दारू बिकती है, उनका नाम है परशुधम, उनके यहाँ दारू बिकती है। वहाँ से लेके दारू आई है जी और ठेका पर से भी लिए पी है। तो सर ये हुआ था तो उन्हें ये बताया कि मेरे आँखें में रोशनी जा रही है, थोड़ी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो वे सो गए, तो सुबह हम ले गए उनको दवाई को, तो उन्हें कुंटी हुई थी लाल। कौशाम्बी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अपहरण से जुड़े मामले का बड़ा खुलासा किया है। बता दें कि 14 सितंबर को थाना मंझनपुर अंतर्गत कलेक्ट्रेट परिसर कौशाम्बी से 3 साल के बच्चे का अपहरण हुआ था, जिस पर थाना मंझनपुर में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। बच्चों की सकुशल बरामदगी के लिए एसपी कौशाम्बी राधेश्याम विश्वकर्मा के निर्देश पर एसओजी और इंटेलिजेंस विंग की टीम लगाई गई थी। वहीं 36 घंटे के अंदर कौशाम्बी एसओजी टीम और इंटेलिजेंस विंग टीम और थाना अध्यक्ष मंझनपुर को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने मंझनपुर डाइट मैदान के पास से गायब हुए बच्चे को 36 घंटे के अंदर बरामद कर लिया है। बच्चे की मां ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने बेटे का अपहरण कराया था।
वहीं अगली खबर लखीमपुर से है, जहां लखीमपुर खीरी के कोतवाली तिकुनिया क्षेत्र में कार्यरत एक कर्मचारी की पत्नी ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली। घटना की सूचना पर तत्काल कोतवाली तिकुनिया पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे तुरंत निघासन सीएचसी लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है और आगे की कार्यवाही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। मुरादाबाद जनपद के मझोला थाना क्षेत्र जयंतीपुर में नशीली दवाइयों का जखीरा बरामद हुआ है। ड्रग्स विभाग की टीम ने मझोला थाना पुलिस के साथ मिलकर क्षेत्र में छापा मार कर कार्रवाई की। इस दौरान एक नर्सिंग होम में नशीली दवाइयों का अवैध कारोबार का भांडाफोड़ हुआ। इस अवैध नर्सिंग होम में भारी मात्रा में नशीली प्रतिबंधित दवाइयां बरामद हुई हैं। बताया जा रहा है कि अवैध नर्सिंग होम की आड़ से नशीली दवाइयों का अवैध रूप से कारोबार हो रहा था। ड्रग्स इंस्पेक्टर मुकेश जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि रजिया हेल्थ केयर पर ड्रग्स विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की, जहां से भारी मात्रा में नशीली प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की गई और इस अवैध हेल्थ केयर की आड़ में नशीली दवाइयों का कारोबार हो रहा था और बिना लाइसेंस के इसे संचालित किया जा रहा था। मुख्यतया इस क्षेत्र में शिकायत आ रही थी कि लोग नशे के इंजेक्शंस और दवाइयाँ जो है वो आपूर्ति कर रहे हैं और लुका छुपी करके गुपचुप तरीके से इंजेक्शन की बिक्री कर रहे हैं। हालांकि हम लोग काफ़ी पिछले हफ्ते से 10-15 दिन से कई मेडिकल स्टोर पे जांचें भी की हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे पता चला कि कुछ लोग जो है छपा के उन दवाइयों को आपूर्ति करते हैं, दाएं बाएं से दवाइयों को इंजेक्शंस को देते हैं। नशेड़ियों की प्रवृत्ति इस समय बढ़ रही थी, लेकिन सुरक्षी की है। कुछ मुखबिरों को हम लोगों ने क्षेत्र में लगाया है। हमारे प्रवीण कुमार जी जो चौकी इंचार्ज हैं, इनका एक सराहनीय प्रयास है। इन्होंने निशानदेही पे कई लोगों को लगाया और सफलता आज मिल पाई है। इसी वजह सहारनपुर से अगली खबर है, जहां सहारनपुर के देवबंद थाना इलाके के गांव धर्मपुर श्रावगी में उस समय हड़कंप मच गया जब 25 साल के व्यक्ति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, बाद में खुद भी जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस द्वारा बताया गया कि युवक ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें लिखा है कि मैं अपनी पत्नी से पिछले 8 महीने से परेशान हूं और अब मैं अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारकर खुद भी मर जाऊंगा। साथ ही सुसाइड नोट अपने महज 15 दिन के बेटे के नाम यश रखे जाने की भी अपील है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही बरामद सुसाइड नोट के आधार पर जांच में जुट गई है। हाँ, एक नागल से कांस्टेबल अमित के द्वारा थाना देवबंद से एक धर्मपुर स्वारगी से 2 पति पत्नी की बॉडी लेके आए हैं। उनको मोर्चरी में रखवा दिया गया पोस्टमार्टम। एक 23 साल है और दिलीप जो है। कानपुर देहात में 7 साल की नाबालिग बच्ची से 16 साल के नाबालिग युवक ने दुष्कर्म का प्रयास किया। घर में अकेली बच्ची को देख पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म का प्रयास किया। वहीं इसको लेकर पीड़ित बच्ची की मां लगातार 3 दिन से थाने के चक्कर लगा रही है। सुनवाई नहीं होने पर एसपी के दरबार में धरना देगी। पीड़ित की मां के थाने जाने की जानकारी होने पर युवक के परिजन धमकी भी दे रहे हैं। कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र में 22 साल के आशुतोष तिवारी का शव उसके ट्रेडर्स गिट्टी गौरंग मोरंग की दुकान के अंदर मिला है और मृतक का भाई दीपक जब उसे खाना देने आया तब जाकर मामले की जानकारी हो पाई। दीपक ने बताया कि रात को उसका भाई आशुतोष दुकान पर ही सोने आया था। सुबह जब हम उसे खाना देने आए तो देखा कि उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई है। मृतक के भाई ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। आरोप लगाते हुए बताया कि 2 साल से इन लोगों से जमीनी विवाद चल रहा है। वहीं कुछ दिनों पहले ही ये लोग असलहों के साथ आए थे, तभी मेरे भाई ने जिले के एसपी से भी शिकायत की थी, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। वहीं इस घटना में पुलिस के सभी अधिकारियों ने अपनी चुप्पी साध ली है और कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं।
तो बोले कहने लगे कि हम तुम्हारी पंडितों की मदद नहीं करेंगे, हम ठाकुरों की मदद कर पाएंगे। वो उधर से चला आया। आने के बाद में समान एप्लीकेशन गुहार लगावत रहो, कोई सुनाई धुनाई नहीं भई। विजय सिंह कह रहे थे कि हम नीके नहीं नागा, हमारे पास 200 कारतूस हैं, राइफल है, ये इसकी दम से ले लेंगे, और प्रधानी से पैसा 30 लाख रुपया कमाया है, और गुंडस्ती से लेंगे, सब कुछ करके। उनके भाई भी ओमकार सिंह, वो दोनों भाई प्रधान रहे पूर्व, अब तो पूर्व हो चुके। उन्हीं लोगों ने हत्या कर दी? उन्हीं की शरारत। प्रतापगढ़ में भारी बारिश से आवागमन में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पट्टी कस्बे के बाईपास से मेल मैदान जाने वाली सड़क पर पानी भर जाने के कारण कार से गुजर रहा बैंक कर्मी सड़क किनारे बनी नाली में फंस गया। कार के पहिए फंस जाने के कारण वो परेशान नजर आने लगा, क्योंकि बैंक ड्यूटी के लिए बारिश के चलते वो कार से निकला था, लेकिन दुर्घटना के चलते रास्ते में ही अटक गया। वहीं आसपास के मौजूद ग्रामीणों ने उसकी मदद कर कार को बाहर निकाला, तब जाकर बैंक कर्मी ड्यूटी पर जा सका। बैंक कर्मी पट्टी कस्बे में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यरत है। उसने स्थानीय नागरिकों को सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।